जैसे देखिए, हमको एक मॉलिक्यूल दिया गया है। अब हम लोग स्टेबिलिटी का बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी में हमको ध्यान रखना है कि सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी कम होता है और ट्रांस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम कोई भी सिस फॉर्म को ड्रॉ कर लें, जैसे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया सिस फॉर्म। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिस फॉर्म। और अगर ट्रांस फॉर्म को ड्रॉ कर लेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हो गया ट्रांस फॉर्म। ये सिस फॉर्म, ये ट्रांस फॉर्म। अब सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी कम होता है और ट्रांस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी इसलिए कम होता है क्योंकि सिस फॉर्म का CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप दोनों ग्रुप सेम साइड में होने के कारण से ये दोनों बल्कि ग्रुप के बीच का रिपल्सन ज़्यादा, लेकिन इसका CH3 ग्रुप ऊपर में और इसका CH3 ग्रुप बॉन्ड के नीचे में, तो इन दोनों CH3 ट्रांसफॉर्म में CH3 ग्रुप में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, लेकिन सिस फॉर्म में CH3 ग्रुप बहुत पास में है। जब CH3 ग्रुप माने कोई भी बल्कि ग्रुप, यहाँ पे CH3 है इसलिए CH3 का बात कर रहे हैं, लेकिन सिस फॉर्म में जनरली सेम ग्रुप सेम साइड में रहता है। तो यहाँ पे देखिए CH3 सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो सेम साइड में सेम ग्रुप रहने के कारण से उस ग्रुप में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहीं पे देखिए सेम ग्रुप है लेकिन अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड माने ये डबल बॉन्ड के ऊपर में, डबल बॉन्ड के नीचे में, तो अपोजिट साइड में रहने के कारण से दोनों बॉन्ड में रिपल्सन कम होता है। यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा, यहाँ पे रिपल्सन कम। यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा तो रिपल्सन के कारण से पोटेंशियल एनर्जी सिस फॉर्म का बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसलिए ट्रांस और सिस फॉर्म में जनरल रूल होता है कि ट्रांस फॉर्म का स्टेबिलिटी सिस फॉर्म से ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी का और एक कारण है, ट्रांस फॉर्म का स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होता है कि ट्रांस फॉर्म को हम लोग बहुत ईजिली पैक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, एक हम लोग का स्क्वायर का ये क्यूब है और एक हमारे पास स्फेयर है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये स्फेयर और क्यूब में कौन से फॉर्म को हम बहुत अच्छा से पैक कर सकते हैं, पैक करने का माने ऐसा 10 टू क्यूब लेके 10 क्यूब को एक साथ जोड़ देंगे और 10 स्फेयर लेके एक साथ जोड़ देंगे। तो 10 स्फेयर को जोड़ते हैं तो दूसरा स्फेयर यहाँ पे जोड़ेंगे, तीसरा स्फेयर यहाँ पे जोड़ेंगे। लेकिन क्यूब को जब जोड़ेंगे तो एक क्यूब के ऊपर में दूसरा क्यूब आएगा और इस तरह से क्यूब जुड़ते चला जाएगा। तो स्फेयर को जब जोड़े तो स्फेयर के बीच में गैप बन जाता है, लेकिन क्यूब को जोड़ने पर कोई भी गैप नहीं बनता है। तो स्फेयर को जोड़ने पे स्फेयर के बीच में गैप बन रहा है, वॉइड बन रहा है। तो वॉइड बन रहा है माने इसका पैकिंग अच्छा नहीं है। पैकिंग उसका अच्छा होगा जिसमें गैप नहीं बनेगा। गैप किस में नहीं बन रहा है? क्यूब में नहीं बन रहा है। क्यूब में गैप नहीं बन रहा है, इसका माने क्यूब का पैकिंग बहुत अच्छा, स्फेयर का पैकिंग अच्छा नहीं है। तो इस तरह से जिस किसी भी सब्सटेंस का, जिस किसी भी स्ट्रक्चर का पैकिंग अच्छा होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे पैकिंग बहुत अच्छा है तो कोई भी बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं है। एम्प्टी स्पेस नहीं है तो वो एक भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस होने के कारण से उसका स्टेबिलिटी घट जाता है, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस चूंकि नहीं है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो स्टेबिलिटी का, ट्रांसफॉर्म का स्टेबिलिटी सिस से इसलिए ज़्यादा होता है कि ट्रांसफॉर्म को बहुत इजीली पैक कर सकते हैं। सिस फॉर्म को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो गया सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए, एक ट्रांसफॉर्म है तो एक ट्रांसफॉर्म के साइड में दूसरा ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर में ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छा पैक होते गया। लेकिन दूसरे सिस फॉर्म को लिखेंगे तो दूसरा सिस फॉर्म इस तरह से आएगा और बीच में बहुत ज़्यादा गैप बन जाएगा। तो सीधा हमको ये ध्यान में रखना है कि ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म दिया जाए तो ट्रांसफॉर्म का सिस फॉर्म से स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, और ट्रांसफॉर्म का सिस फॉर्म से स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का रीज़न है ट्रांसफॉर्म का पैकिंग बहुत अच्छा होता है, और जिस किसी भी स्ट्रक्चर का पैकिंग अच्छा हो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। और सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी कम होता है ट्रांसफॉर्म से। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि सिस फॉर्म में दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड रहते हैं, और सेम साइड आइडेंटिकल ग्रुप रहने के कारण से सिस फॉर्म में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। और चूंकि सिस फॉर्म में रिपल्सन ज़्यादा होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो इस तरह से सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी घट जाता है। अब जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल दिया गया है और इन सब मॉलिक्यूल में हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है, मैंने कौन सा मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा, किस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम। देखिए ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दे दिया गया है हमारे पास। तो स्टेबिलिटी में एक तो रूल हम लोग याद रखेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से। मॉलिक्यूल में हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया जाए और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिया जाए
तो साइक्लिक और स्ट्रेट चेन में साइक्लिक स्ट्रक्चर को बहुत इजीली पैक किया जा सकता है, और जिस किसी भी स्ट्रक्चर को इजीली पैक किया जाएगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर में साइक्लिक स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। और एक रूल है कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो और नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो, तो उसमें जिस स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा एरोमेटिसिटी आता है, एरोमेटिसिटी आने के कारण से उसका स्टेबिलिटी भी उतना ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग को मिल गया है सिस फॉर्म, ये मिल गया है ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग रूल याद रखेंगे कि ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म का। रीज़न क्या है ट्रांसफॉर्म का स्टेबिलिटी का? ट्रांसफॉर्म को बहुत ईजिली पैक करके रख सकते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्म का स्टेबिलिटी सिस फॉर्म से ज़्यादा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम ग्रुप सेम साइड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन नीचे दूसरा हाइड्रोजन ऊपर, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये हो गया सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन पैरा पोजीशन पर है, तो यहाँ पे तो हमको सिस ट्रांस समझ में नहीं आ रहा है। ये इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। रिंग स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होता है जब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, लेकिन यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस रिंग के अबाउट नहीं होगा। लेकिन हमको स्टेबिलिटी बताना है, तो स्टेबिलिटी बताने के लिए हम लोग को रूल याद रखते हैं कि ट्रांसफॉर्म का स्टेबिलिटी सिस फॉर्म से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे किसको ट्रांस बोले, किसको सिस बोले? तो यहाँ पे ट्रांस सिस किसी को नहीं बोलेंगे। जब ट्रांस सिस से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग में एरोमेटिसिटी है, जिस रिंग में जितना ज़्यादा एरोमेटिसिटी उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। तो इस रिंग में भी एरोमेटिसिटी है, इस रिंग में भी एरोमेटिसिटी है। जब एरोमेटिसिटी भी इससे भी नहीं काम होता है, तब हम लोग पैकिंग देखते हैं। जिस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा पैकिंग होता है, माने जो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, जो स्ट्रक्चर जितना अच्छा सिमेट्रिकल होगा उसमें पैकिंग उतना अच्छा होगा, और जिसमें पैकिंग अच्छा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो बस हमको देखना है इन दोनों स्ट्रक्चर में किसका सिमेट्री ज़्यादा है। तो देखिए इसका सिमेट्री ज़्यादा है, क्यों? ऊपर में भी एक ग्रुप, नीचे में भी एक ग्रुप, तो इसको हम लोग मिरर इमेज इस तरह से 50-50 तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको 50-50 नहीं तोड़ पाएंगे। ऊपर में 2 ग्रुप है, नीचे में कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये ग्रुप सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ज़्यादा सिमेट्रिकल है। ये इसमें भी कंप्लीट सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3 नहीं है। यहाँ भी CH3 होता तब बोलते इसमें कंप्लीट सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा सिमेट्री है। ज़्यादा सिमेट्री क्यों है? क्योंकि जो ऊपर में ग्रुप है वर्टिकली नीचे में भी सेम ग्रुप अपोजिट ग्रुप है, तो वर्टिकली अपोजिट ग्रुप है, तो यहाँ पे सिमेट्री ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट ग्रुप नहीं है, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। ये हम लोग देख के भी बोल सकते हैं इसमें सिमेट्री ज़्यादा है, और ज़्यादा सिमेट्री होगा तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। जब देखिए यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में एरोमेटिक स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो एरोमेटिक। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 2 बेंजीन का रिंग बना दिया होता और बना दिया नैप्थलीन। अब नैप्थलीन बेंजीन में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? तो जिसमें ज़्यादा एरोमेटिसिटी उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। तो नैप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग के कारण से ज़्यादा एरोमेटिसिटी, तो इसका स्टेबिलिटी बेंजीन रिंग से ज़्यादा होगा। इस तरह से हो गया। अब जैसे मान लीजिए, अब हमको स्टेबिलिटी का हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें डाइपोल मोमेंट का बात करना पड़ता है। स्टेबिलिटी का भी बात कर सकते हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन में और स्टेबिलिटी का क्वेश्चन में तो हम लोग फिर से कुछ स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स और कुछ और स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे। जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल दिया है, जैसे इस तरह से फ्लोरीन, देखिए ये सब कंपाउंड में हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान में बोलना है कि इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी में यहाँ पे हम लोग देखिए, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, तो सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म का, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा।
लेकिन जब क्लोरीन वाला देखिएगा, डाइक्लोरोइथीन, ये है डाइफ्लोरोइथीन और डाइक्लोरोइथीन, तो डाइक्लोरोइथीन में एक्सेप्शन आता है कि ये भी दिखने में लगता है ये है सिस फॉर्म, ये है ट्रांस फॉर्म, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होना चाहिए ट्रांस फॉर्म का, लेकिन ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाता है सिस फॉर्म का। सिस फॉर्म का ज़्यादा स्टेबिलिटी होने का रीज़न ये है कि सिस फॉर्म में क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्यों होगा? क्लोरीन चूंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, और लोन पेयर के साथ साथ क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। लेकिन फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन के पास सिर्फ लोन पेयर था, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण से देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, फिर पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस, यहाँ से इतना दूर तक रेजोनेंस, और पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का रेजोनेंस। तो इस तरह से एक कंप्लीट रेजोनेंस का लूप बनता है, और रेजोनेंस का लूप बनते ही रेजोनेंस चालू हो जाता है। रेजोनेंस कैसे चालू होगा? लोन पेयर सिग्मा पाई में रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो जब भी पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, लोन पेयर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे बन गया है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया। यहाँ पे क्लोरीन अपना लोन पेयर को लॉस किया है, तो क्लोरीन के पास आ गया प्लस चार्ज। ये क्लोरीन बाई बॉन्ड को गेन किया है, तो ये क्लोरीन के पास बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। हम लोग क्या किए, सीधा ये मॉलिक्यूल में हमको दिखा कि रेजोनेंस चल रहा है। कैसे रेजोनेंस हुआ? लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। तो इस तरह से रेजोनेंस जब भी दिखा तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। लोन पेयर यहाँ पे आ गया है तो लोन पेयर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। लोन पेयर क्लोरीन लॉस किया है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट के यहाँ से इन दोनों कार्बन, क्लोरीन और कार्बन के बीच में आ गया है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। चूंकि ये क्लोरीन के पास एक बॉन्ड आया है तो क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज बन गया। अब देखिए सिस फॉर्म को हम लोग स्टेबिलिटी कम दिए थे। देखिए डाइफ्लोरोइथीन में सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी कम है, ट्रांस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी क्यों कम है? सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में रिपल्सन होता है सिस फॉर्म में, लेकिन वही रिपल्सन ट्रांस फॉर्म में बहुत घट जाता है। इसका रीज़न यही है कि ट्रांस फॉर्म में दोनों फ्लोरीन अपोजिट साइड में है, लेकिन सिस फॉर्म में दोनों फ्लोरीन सेम साइड में है। चूंकि सिस फॉर्म में दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में होते हैं, तो सेम साइड में होने के कारण से वो दोनों ग्रुप पास आ जाते हैं, और पास आते ही रिपल्सन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रिपल्सन था, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन कम था, तो ज़्यादा रिपल्सन तो स्टेबिलिटी कम। लेकिन अब प्लस और माइनस में रिपल्सन नहीं होगा। ये सिस फॉर्म है, ये सही बात है, डाइक्लोरोइथीन का ये सिस फॉर्म है, लेकिन सिस फॉर्म में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में अब रिपल्सन नहीं होगा। जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में रिपल्सन हो रहा था, ये फ्लोरीन इसको इधर पुश कर रहा था, दूसरा फ्लोरीन इधर पुश कर रहा था, अब क्लोरीन क्लोरीन को पुश नहीं करेगा। यहाँ पे क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिपल्सन नहीं, यहाँ पे हो जाता है अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होते ही मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। जिस कारण से रिपल्सन के कारण से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी घट जाता है, अट्रैक्शन के कारण से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो सिस फॉर्म में अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन कम होता है क्योंकि दोनों ग्रुप दूर में है। यहाँ पे चूंकि दोनों ग्रुप पास में है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन ज़्यादा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसलिए ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, जिसमें अगर यदि हम रेजोनेंस को कंसिडर नहीं करें तो हमको भी देखने में यही लगेगा क्लोरीन एक बड़ा सा ग्रुप है, क्लोरीन बड़ा सा ग्रुप है, दोनों क्लोरीन सेम साइड में रिपल्सन होना चाहिए, रिपल्सन के कारण से सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी कम होना चाहिए, लेकिन इसमें रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस होने का रीज़न है कि क्लोरीन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता तो रेजोनेंस सिर्फ इतना ही दूर तक आता और रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो पाता, एक लूप नहीं बना पाता रेजोनेंस। यहाँ पे चूंकि क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था इसलिए रेजोनेंस पूरा हो पाया। फ्लोरीन के केस में यहाँ पे रेजोनेंस नहीं चलेगा, लोन पेयर सिग्मा पाई बस इतना ही दूर तक रेजोनेंस चला, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हुआ। कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो सिस्टम में रेजोनेंस इफेक्टिवली नहीं काम करता है। यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है वैकेंट ऑर्बिटल के कारण से, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। फ्लोरीन थर्ड पीरियड का, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस चल रहा है तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्टिवली होता है। रेजोनेंस के कारण से क्लोरीन के पास आ गया पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए ये है मैलिक एसिड का सिस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर। अब बताना है सिस और ट्रांस में किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो जनरल रूल है कि ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है सिस से,
लेकिन जब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हो जाए तब सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है ट्रांस से। जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन के बीच में प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होते ही सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म से बढ़ गया है। अगर अट्रैक्शन दिखे, अट्रैक्शन किस कारण से हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण से अट्रैक्शन हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कब बनेगा? जब मॉलिक्यूल के पास एक्चुअल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाए, या फिर मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, कैसे? हाइड्रोजन के पास है डेल्टा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के पास है डेल्टा माइनस चार्ज, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सिस फॉर्म है। इसलिए सिस फॉर्म में COOH सेम साइड माने दोनों COH पास में तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन छोटा डिस्टेंस में ही काम करता है। लेकिन आप ये बोलिएगा कि यहाँ पे डेल्टा माइनस और इस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, इन दोनों में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या नहीं? तो इन दोनों में दोनों CH ग्रुप अपोजिट साइड में, माने दोनों CH ग्रुप दूर में, और दूर में होते ही ग्रुप में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो पास ग्रुप में ही होता है। सिस फॉर्म में दोनों ग्रुप पास में है तो यहाँ पे हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर, लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों ग्रुप दूर में है तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे हुआ है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से क्या हो रहा है? ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन होते ही स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तो सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये 3 मेंबर का रिंग है, एक हाइड्रोजन और OMe को मिथॉक्सी ग्रुप भी बोलते हैं, या फिर OCH3 को मिथॉक्सी ग्रुप। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज में इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जैसे यहाँ पे प्लस नेगेटिव में अट्रैक्शन, वैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर में और नेगेटिव नीचे में, तो अट्रैक्शन पास में ही होता है। दो ग्रुप अगर बहुत दूर चला जाए तब बहुत दूर जाते हुए दोनों ग्रुप में अट्रैक्शन अच्छा से नहीं हो पाता है। अट्रैक्शन या रिपल्शन तभी काम करता है जब दो ग्रुप पास में हो, लेकिन दोनों ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन का फॉर्मूला होता है फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका फोर्स कम होगा। इसलिए अट्रैक्शन रिपल्शन का केस हम लोग सिस फॉर्म में ही करते हैं। सिस फॉर्म में ही अट्रैक्शन रिपल्शन लगता था। यहाँ पे रिपल्शन लग रहा है सिस फॉर्म में, यहाँ पे रिपल्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन लग रहा है तो स्टेबिलिटी कम, यहाँ पे अट्रैक्शन लग रहा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ पे अट्रैक्शन लग रहा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा तो इसका स्टेबिलिटी हो जाएगा ज़्यादा, और इसका स्टेबिलिटी यहाँ पे अट्रैक्शन दूर में है, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो दोनों ग्रुप अपोजिट साइड चला गया तो दोनों ग्रुप दूर में चले गए, और दोनों ग्रुप दूर चले गए तो दोनों ग्रुप में अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी नहीं काम करेगा। तो सिस फॉर्म में अट्रैक्शन रिपल्शन काम करता है, ट्रांस फॉर्म में नहीं काम करता है। अब जिस फॉर्म में अट्रैक्शन काम कर रहा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिस फॉर्म में अट्रैक्शन नहीं काम करता उसका स्टेबिलिटी कम, और जिस फॉर्म में रिपल्शन काम करेगा उसका स्टेबिलिटी कम, जिस फॉर्म में रिपल्शन नहीं काम करेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि रिपल्शन के कारण से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। अब देखिए हम लोग को कुछ कन्फर्मर्स बनाना है, तो ये हम लोग को एक मॉलिक्यूल दे दिया गया है 1 और 2। इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल दिया है, इस मॉलिक्यूल को हम लोगों को इसका सबसे स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। तो हमको ड्रॉ करना है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाने का तरीका क्या है? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाने का तरीका है, ये मॉलिक्यूल हम लोग कन्फर्मेशन में पढ़ चुके हैं, किस तरह से हम लोग ब्यूटेन का कन्फर्मर बनाए थे, इथेन का कन्फर्मर बनाए थे। अब इस मॉलिक्यूल का कन्फर्मर बनाना है, तो पहला एटम, यहाँ पे एटम का नंबरिंग भी कर दिया गया है। ये एटम हो गया नंबर 1 एटम, ये हो गया नंबर 2 एटम। फर्स्ट एटम, जिस एटम का नंबर 1 है उस एटम को हम लोग पॉइंट से डिनोट करते हैं, तो पॉइंट से उस एटम को लिख दिए, ये पॉइंट बने फर्स्ट एटम है। अब सेकेंड एटम को हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे, तो हमको दोनों एटम को लिखना है, फर्स्ट कार्बन एटम को भी सेकेंड कार्बन एटम को। तो फर्स्ट कार्बन एटम को पॉइंट से लिख दिए हैं और सेकेंड कार्बन एटम को इस तरह से सर्कल से लिख दिए। तो ये पहला एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया। अब देखिए पहला एटम पे कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है? पहला एटम पे ऊपर में CH3 जुड़ा है और नीचे में CH3 जुड़ा है, तो और एक जुड़ा है हाइड्रोजन। तो देखिए क्योंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था, एक इधर दूसरा ऊपर तीसरा नीचे, तो जब भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक हाइड्रोजन होता है। तो इस कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है। तो अब हम लोग 3 ग्रुप को डालना है। 3 ग्रुप को कैसे डालेंगे? 3 ग्रुप को 120 डिग्री एंगल करके डालना पड़ेगा। माने एक ग्रुप को अगर यहाँ पे डालते हैं तो दूसरा ग्रुप को यहाँ पे डालेंगे और तीसरा ग्रुप को यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे डाल देते हैं CH3। अब हमारा इच्छा है हम कोई ग्रुप को कहाँ पे डालें, लेकिन 120 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे डाल दिए CH3, यहाँ पे डाल दिए CH3 और यहाँ पे डाल दिए हाइड्रोजन। तो पहला एटम पे हम लोग ग्रुप को डाल दिए हैं।
पहला एटम पे ग्रुप को डालने समय उतना नहीं सोचेंगे, बस 120 डिग्री एंगल का 3 बॉन्ड बना दिए और तीनों ग्रुप को डाल दिए। जब जहाँ पीछे यहाँ भी CH3 डाल सकते थे, यहाँ भी हाइड्रोजन डाल सकते थे, एक ही बात है। अब जब सेकेंड कार्बन एटम पे ग्रुप को डालेंगे तब हमको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि कन्फर्मर को स्टेबल बनाना है। तो उससे पहले देखिए सेकेंड एटम पे क्या क्या जुड़ा है। सेकेंड एटम का कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ऊपर में ये बॉन्ड, दूसरा ये बॉन्ड। तो जब भी एटम 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास होता है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये। तो इस एटम के पास 2 ग्रुप जुड़ा है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये वाला ग्रुप CH2CH3, CH2CH3 ग्रुप माने इथाइल ग्रुप। तो इस एटम से एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हमको सेकेंड वाला एटम पे, जो कि बड़ा सा सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, बड़ा सा सर्कल माने सेकेंड कार्बन एटम, इस बड़ा सा सर्कल से हमको 3 बॉन्ड को जोड़ना है। तो 3 बॉन्ड को जोड़ने के लिए 3 बॉन्ड को 3 बॉन्ड क्या क्या होगा, 3 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन होगा और एक इथाइल ग्रुप होगा। तो ये तो पता लग गया है 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल को जोड़ना है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन को किधर जोड़ना है और इथाइल को किधर जोड़ना है। देखिए पहले हम लोग 3 बॉन्ड को बना लेंगे, जैसे 120 डिग्री करके ये बॉन्ड बनाए थे, उसी प्रकार 3 बॉन्ड को इस तरह से बना लिए। 3 बॉन्ड को हम लोग इस तरह से बना लिए, 3 बॉन्ड को इस तरह से बना लिए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है कि 3 बॉन्ड को इस तरह से क्यों बनाए हैं। 3 बॉन्ड को इस तरह से बनाए हैं क्योंकि तीनों बॉन्ड के बीच में एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। तो 120 डिग्री होने के लिए तीनों बॉन्ड को इस तरह से बनाए हैं। और फिर इंपॉर्टेंट है स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कब होगा, जब रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबल कम, अगर रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये बॉन्ड को हम लोग यहाँ नहीं बना के ये बॉन्ड को यहाँ पे बनाए हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी बॉन्ड बना सकते थे, एक यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड को नहीं बनाया गया है, यहाँ पे बॉन्ड को नहीं बनाया गया है, यहाँ पे बॉन्ड को नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड होता तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता, और रिपल्शन ज़्यादा होता तो स्टेबिलिटी नहीं बनता। हमको स्टेबल बनाना था, तो स्टेबल बनाने के लिए 60 डिग्री एंगल करके गॉस फॉर्म में हम लोग बनाने का ट्राई कर रहे हैं। गॉस फॉर्म होता है जिसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है। अब देखिए, अब हमको 2-3 ग्रुप को जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप को। अब देखिए, अब हम तीनों पोजिशन को नोट करेंगे। ये पहला पोजिशन, ये दूसरा पोजिशन, ये तीसरा पोजिशन। पहला पोजिशन पे देखिए, अगर पहला पोजिशन पे कोई ग्रुप आया तो वो ग्रुप को इस CH3 से रिपल्शन मिलेगा। पहला पोजीशन में कोई ग्रुप को डालते हैं तो ये ग्रुप को CH3 से रिपल्शन मिलेगा और नीचे भी CH3 से रिपल्शन मिलेगा। माने ये ग्रुप को दोनों साइड से CH3 का रिपल्शन मिल रहा है। माने यहाँ पे अगर कोई ग्रुप आया तो वो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएगा, क्योंकि उस ग्रुप को ऊपर से भी मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन, नीचे से भी मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन, बहुत रिपल्शन मिलेगा। रिपल्शन के कारण से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन जाएगा ग्रुप। इसलिए यहाँ पे अगर कोई ग्रुप को डालना है तो बहुत छोटा ग्रुप को डालना पड़ेगा, क्योंकि गलती से अगर यहाँ पे बड़ा ग्रुप को डाल दिए और यहाँ पे ग्रुप पहले से ही बड़ा ग्रुप है, CH3 एक बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप को डालते ही ये दोनों ग्रुप में बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बड़ा ग्रुप को नहीं डाल के एक छोटा सा ग्रुप डालेंगे। छोटा सा ग्रुप डालते ही इसमें रिपल्शन घटेगा। तो यहाँ पे हमको पता लगा कि यहाँ पे बड़ा ग्रुप को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ग्रुप को डालेंगे तो CH3 का ऊपर से भी रिपल्शन, नीचे से भी रिपल्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन रिपल्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। हमको बनाना है स्टेबल, तो स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे बड़ा ग्रुप को नहीं डाल सकते हैं। अब हमको हमारे पास बड़ा ग्रुप कौन सा है, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हमको जोड़ना है एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा ग्रुप CH2CH3। तो हमारे पास 3 ग्रुप है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH2CH3। इन तीनों ग्रुप में सबसे बड़ा ग्रुप है इथाइल ग्रुप CH2CH3। तो गलती से भी CH2CH3 जो सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बल्कि ग्रुप है, उस सबसे बल्कि ग्रुप को यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सबसे बल्कि ग्रुप को यहाँ पे डालेंगे तो ऊपर से CH3 का रिपल्शन, नीचे से CH3 का रिपल्शन, बहुत ज़्यादा रिपल्शन, सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा। तो ये पोजीशन हमको फिक्स करना पड़ेगा छोटा ग्रुप के लिए। अब छोटा ग्रुप कौन सा है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी एक हाइड्रोजन को डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक हाइड्रोजन को डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन को डाल दिए। अब यहाँ पे बचा दूसरा, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप को डालते हैं तो उस ग्रुप को CH3 का रिपल्शन मिलेगा, ये CH3 का, और हाइड्रोजन का रिपल्शन। हाइड्रोजन जो कि छोटा ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, तो इसका रिपल्शन नेग्लिजिबल मानेंगे। तो माने इस सेकंड पोजीशन पे बस एक CH3 का रिपल्शन मिलेगा। लेकिन थर्ड पोजीशन भी अभी एक ही बात है, हाइड्रोजन का रिपल्शन और CH3 का रिपल्शन। हाइड्रोजन का रिपल्शन नेग्लिजिबल, बस CH3 का रिपल्शन। तो सेकंड पोजीशन पे CH3 का रिपल्शन, थर्ड पोजीशन पर भी CH3 का रिपल्शन। तो दोनों पोजीशन पे एक CH3 का रिपल्शन लग रहा है, माने दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। यहाँ भी जितना रिपल्शन लगेगा, यहाँ भी उतना ही रिपल्शन लगेगा। अब जब दोनों पोजीशन पे रिपल्शन बराबर लग रहा है तो कोई भी ग्रुप को कहाँ पे बैठा दीजिए, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट बात ये पोजीशन था कि यहाँ पे गलती से भी इथाइल ग्रुप को नहीं डाल सकते, क्योंकि इथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप होता है। बल्कि ग्रुप को बल्कि ग्रुप के बीच में डालेंगे
तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन, और बहुत ज़्यादा रिपल्सन तो अनस्टेबल बन जाए। क्वेश्चन अगर अनस्टेबल कन्फर्मर बनाने के लिए बोला होता तब यहाँ पे इथाइल ग्रुप को डालते, लेकिन चूंकि क्वेश्चन स्टेबल कन्फर्मर बोला है तो इथाइल ग्रुप को यहीं पे नहीं डालेंगे। अब बाकी जो 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप को जहाँ पे इच्छा वहाँ पे डाल दीजिए। एक हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप को जोड़ना है तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप को जोड़ दिए CH2 CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए। अब समझिए यहाँ पे इथाइल ग्रुप का रिपल्सन होगा, लेकिन इससे कम रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप का रिपल्सन होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप का रिपल्सन है। अगर इथाइल ग्रुप को यहाँ पे जोड़ते तो यहाँ पे जोड़े हैं और यहाँ पे जोड़ते एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ते तुम एक मिथाइल ग्रुप का रिपल्सन, यहाँ भी इथाइल ग्रुप को जोड़ा जाता है तो एक मिथाइल ग्रुप का रिपल्सन। तो इस तरह से हम लोग कुछ देख लेंगे। अगर हमको स्टेबल कन्फर्मर बनाने के लिए दिया जाता है तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन को। करने का तरीका बस यही है, फर्स्ट कार्बन को डॉट से डिनोट कीजिए और सेकंड कार्बन को सर्कल से डिनोट करिए। उसी तरह से देखिए एक स्टेबल कन्फर्मेशन में हमको ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो हमको ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है, इस स्ट्रक्चर का स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन को डॉट से डिनोट कर दिए, सेकंड पोजीशन को सर्कल से डिनोट कर दिए। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन से कौन कौन सा ग्रुप है। फर्स्ट पोजीशन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ऊपर में एक मिथाइल ग्रुप है, नीचे में एक मिथाइल ग्रुप है, माने फर्स्ट पोजीशन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है। तो फर्स्ट पोजीशन को हम लोग 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बना दिए। अब फर्स्ट पोजीशन पे जब ग्रुप डालेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप डालते समय ये नहीं सोचेंगे कि रिपल्सन कम होगा या ज़्यादा होगा। जब सेकेंड एटम पे ग्रुप को डालेंगे, माने जब सर्कल, ये बड़ा सा सर्कल पे एक ग्रुप को डालेंगे तब सोचना पड़ता है। फर्स्ट एटम पे पॉइंट से जो ग्रुप बॉन्ड जुड़ा होगा वो पॉइंट से हमको जहाँ पे इच्छा है जो बॉन्ड, जहाँ जो एटम जहाँ पे मिले वहीं पे डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ग्रुप को जोड़ना है, 2 मिथाइल और एक हाइड्रोजन को, तो दोनों मिथाइल में से कहीं पर भी कोई 2 मिथाइल को जोड़ दीजिए। यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे दूसरा मिथाइल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो जोड़ दिए है। अब सेकंड पोजीशन पे ग्रुप को जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड इधर होना चाहिए, दूसरा बॉन्ड इधर होना चाहिए, तीसरा बॉन्ड इधर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टेबल कन्फर्मर बना रहे हैं। अगर बॉन्ड को यहाँ पे डालते तो रिपल्सन होता, रिपल्सन तो अनस्टेबल बन जाता, लेकिन स्टेबल बनाना है तो 3 बॉन्ड यहाँ पे 120 डिग्री होना चाहिए। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन में ऊपर में CH3, नीचे में CH3 और एक हाइड्रोजन है। तो फिर से सेकंड पोजीशन पर भी 3 ग्रुप मिला हमको, 2 CH3 और एक हाइड्रोजन। अब CH3, 2 CH3 और एक हाइड्रोजन को कहाँ पे डाले, तो देखिए फिर से हमको प्रीवियस क्वेश्चन जैसा एक तो पॉइंट मिला है, ये पोजीशन, कि इस पोजीशन में एक ऐसा पोजीशन है कि यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप अगर आ गया तो वो बल्कि ग्रुप को ऊपर वाला CH3 से भी रिपल्सन मिलेगा और नीचे वाले CH3 से भी रिपल्सन मिलेगा। माने इस बल्कि ग्रुप को नीचे वाले CH3 से भी रिपल्सन मिल रहा है, ऊपर वाले CH3 से भी रिपल्सन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग गलती से भी बल्कि ग्रुप को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बल्कि ग्रुप को डालेंगे तो वो बल्कि ग्रुप को बहुत ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, और बहुत ज़्यादा रिपल्सन तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बल्कि ग्रुप को नहीं डालेंगे। हमको 3 ग्रुप को डालना है, हमको 2 CH3 को डालना है और एक हाइड्रोजन को डालना है। तो 3 ग्रुप में से यहाँ पे हम लोग सबसे छोटा ग्रुप को डालेंगे। तो सबसे छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन, सबसे छोटा ग्रुप को यहाँ पे डाल देंगे। सबसे छोटा ग्रुप हाइड्रोजन को इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा ग्रुप हुआ तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा ग्रुप डालते तो बड़ा ग्रुप को ये CH3 से भी रिपल्सन मिलता और ये CH3 से भी ज़्यादा रिपल्सन मिलता। एक बड़ा ग्रुप और दूसरा बड़ा ग्रुप में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बड़ा ग्रुप हो, जैसे CH3 बड़ा ग्रुप है, 2 CH3 बड़ा ग्रुप है, लेकिन एक छोटा ग्रुप हो, एक बड़ा छोटा में रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए एक बड़ा CH3 और हाइड्रोजन इसमें रिपल्सन कम होगा। लेकिन यहाँ पे भी CH3 एक बड़ा ग्रुप और यहाँ पे भी CH3 एक बड़ा ग्रुप, तो बड़ा ग्रुप में रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो ये रिपल्सन को कम करने के लिए यहाँ पे एक छोटा ग्रुप को डाले हैं। ये छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप में रिपल्सन कम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। अब बचा 2 CH3 को जहाँ पे मन है वहाँ पे जोड़ दीजिए, क्योंकि सब 2 जगह पोजिशन बराबर है। यहाँ भी एक CH3 का रिपल्सन, एक CH3 का रिपल्सन, लेकिन CH3 को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देंगे तो इस CH3 को 2 CH3 से रिपल्सन मिलेगा, एक नीचे से और ऊपर से। तो 2 CH3 से रिपल्सन मिलेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब स्टेबल कन्फर्मर बनाने के लिए दिया जाए तो हम लोग कुछ स्टेबल कन्फर्मर इस तरह से बना सकते हैं। अब समझिए कन्फर्मेशन और कन्फर्मर में ये डिफरेंस होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस है, जब हम लोग इथेन का कन्फर्मर का एनर्जी डायग्राम बनाए थे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनाए थे और यहाँ पे एंगल का कर्व बनाए थे, और हम लोगों का इस तरह का कर्व बन गया था इथेन के कर्व में। तो देखिए कन्फर्मेशन और कन्फर्मर, इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस है कि कन्फर्मेशन इनफाइनाइट होता है। कन्फर्मेशन किसी भी ग्रुप का, किसी भी चीज़ का, किसी भी एटम का कन्फर्मेशन इनफाइनाइट नंबर का होता है, लेकिन कन्फर्मर फाइनाइट होता है। कन्फर्मर इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो कन्फर्मर में डिफरेंस क्या है? कन्फर्मेशन बनाने का तरीका होता है कि डायहेड्रल एंगल को घुमाते जाइए, जितना इनफाइनाइट घूमेगा, जितना इनफाइनाइट एंगल बन सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, तो इनफाइनाइट कन्फर्मेशन बन सकता है। जैसे ये पहला एटम को फिक्स किए
और सेकंड वाला एटम जो बड़ा सर्कल से है उस सेकंड वाला एटम को घुमाते चले गए। जब सेकंड वाले एटम को घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन, मिथाइल, मिथाइल जो ग्रुप जो सेकेंड एटम से जुड़ा है वो सब ग्रुप घूमते जाएगा। जैसे सेकेंड एटम को घुमाते चलेंगे तो इस एटम से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इस एटम से मिथाइल जुड़ा है, इस एटम से मिथाइल जुड़ा है, ये सब ग्रुप घूमते हुए चले जाएगा। तो जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, मान लेते हैं इसको हम लोग 10 डिग्री से और रोटेट कर दिया, 10 डिग्री से रोटेट किए तो यहाँ से हम लोग 10 डिग्री से रोटेट कर दिए, तो ये 10 डिग्री इधर चला जाएगा, ये 10 डिग्री इधर चला जाएगा। तो देखिए एक नया पोजीशन, एक नया कन्फर्मर बन गया। यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ से हट के 10 डिग्री यहाँ पे आ गया, ये भी हट के 10 डिग्री इस तरह से आ गया। अब 10 डिग्री के बदले में 10.5 डिग्री करेंगे तो थोड़ा और स्लाइड हो जाएगा। माने एक नया कन्फर्मर बन रहा है। कैसे? एंगल को घुमाते हुए। कि कौन सा एंगल को घुमा रहे हैं? फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच का एंगल को घुमा रहे हैं। माने ये इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। ये फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन को हम लोग घुमा रहे हैं। तो जैसे जैसे एंगल को घुमाते जाएंगे तो नया नया हम लोग को फॉर्म मिलते जाएगा। उस सब फॉर्म को कन्फर्मेशन कहा जाता है। लेकिन कन्फर्मर किस फॉर्म को बोलेंगे? कन्फर्मर उस फॉर्म को बोला जाता है जिस फॉर्म का स्टेबिलिटी सबसे कम हो। तो उस फॉर्म को कहा जाता है जिस फॉर्म का स्टेबिलिटी सबसे कम। उससे भी करेक्ट चीज़ है, जो कन्फर्मर ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में मिनिमा पे लाई करता है उसे हम लोग कन्फर्मर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, इस कर्व में ये भी एक पॉइंट है जो मैक्सिमा पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इस सब के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होगा। लेकिन उन सब पॉइंट में से जो सब पॉइंट मिनिमा पे लाई करता है उस सब पॉइंट को हम लोग कन्फर्मर बोलेंगे। जैसे इथेन में ये पॉइंट हम लोगों का स्टैगर्ड पॉइंट था और ये एक्लिप्स वाला पॉइंट था। इथेन का जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किए थे तो ये एक्लिप्स पोजीशन था, स्टैगर्ड पोजीशन था। तो इन सब में से स्टैगर्ड पोजीशन को ही कन्फर्मर कहा जाएगा। एक्लिप्स्ड पोजीशन और एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को छोड़ के जो स्क्यू पोजीशन, एक्लिप्स्ड और स्क्यू पोजीशन को कन्फर्मर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कन्फर्मर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में मिनिमा पे लाई करता है। और बाकी कन्फर्मर को छोड़ के जो भी है सबको कन्फर्मेशन कहा जाता है। कन्फर्मर को भी कन्फर्मेशन कहा जाता है, लेकिन कन्फर्मर को कन्फर्मेशन नहीं कहा जाता है। कन्फर्मर उसको कहा जाता है जो मिनिमा पे लाई करता है, और कन्फर्मेशन उसको कहेंगे जो मिनिमा को छोड़ के जहाँ पे लाई करता है। बाकी सबको कन्फर्मेशन कहा जाता है।